स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में देखने वाला हूं एमपी जीके के क्वेश्चन। मेरे भाई ये आपके एग्जाम के लिए दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एमपी जीके के क्वेश्चन दोस्त देखने वाला हूं। अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो दोस्त आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे क्वेश्चन दोस्त देखने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं। इसमें आप देखेंगे तो एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल है। इसमें आप देखेंगे एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा गया सवाल, असिस्टेंट मैनेजर एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल, एमपीपीएससी में पूछा गया। यानी आप देखेंगे तो सभी जो क्वेश्चन है मेरे भाई पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त वीडियो को दोस्त लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिए मेरे भाई। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक ज़रूर कीजिए। और आप सभी लोगों का डिमांड है मेरे भाई पीडीएफ, तो पीडीएफ दोस्त आपको प्रोवाइड किया जाएगा जल्द ही। ठीक है, ये क्लास मेरे भाई ये ख़त्म हो जाए तो आपके लिए दोस्त पीडीएफ दोस्त मैं बताऊंगा कहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, आप पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई ये रहा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इसका आंसर बताइए। चलिए, आपका डिमांड था मेरे भाई, ये रहा दोस्त आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दो जिले कौन से हैं? मेरे भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो मध्य प्रदेश के दो जो हैं बड़े ज़िले हैं वो है मेरे भाई बस्तर और सरगुजा। कौन है? बस्तर और सरगुजा मेरे भाई, ये दो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका। बोला गया है कि मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिले में नहीं है। चलिए मेरे भाई मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिलों में नहीं है, कौन सा नहीं है चलिए बताइए। तो नीमच हो जाएगा, बड़वानी हो जाएगा, हरदा और बुरहानपुर। तो मेरे भाई मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिलों में से नहीं है, ये नहीं है मेरे भाई बुरहानपुर। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्त पुराना हमारा ज़िला है, नवनिर्मित ज़िला नहीं है। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो बुंदेलखंड दोस्त किन जिलों का समूह दोस्त आता है, ये हमें बताना है। तो ये मेरे भाई बुंदेलखंड के अंतर्गत आ जाएगा टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर। कौन कौन आ जाएगा? टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर। यानी ऑप्शन नंबर डी ये बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। रीवा, शहडोल, सतना दोस्त ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा बघेलखंड के अंतर्गत। ठीक है, बुंदेलखंड के अंतर्गत पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी होगा टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर। अगर बघेलखंड पूछता तो रीवा, शहडोल, सतना, सीधी। ये हमारा अनूपपुर जो है वो बघेलखंड के अंतर्गत आता है। चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका और इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात दोस्त कितने जिले हैं? तो इसके लिए दोस्त मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि ये करंट अफेयर में जिलों की संख्या दोस्त बढ़ती जा रही है। तो मेरे भाई मध्य प्रदेश में टोटल जो हमें अभी की बात करें तो 55 जिले हो चुके हैं। कितने जिले? 55 जिले मेरे भाई हो चुके हैं। ठीक है, तो करंट की बात नहीं करते हैं मेरे भाई, करंट अफेयर की अलग से दोस्त आपके लिए क्लास लाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद दोस्त देश में कौन सा स्थान है? तो आप सभी को पता है दोस्त कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। सबसे पहले नंबर पर राजस्थान आएगा मेरे भाई, दूसरे नंबर पर एमपी आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाएगा और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा मेरे भाई। इसी तरह से दोस्त ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर मेरे भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा मध्य प्रदेश आता है। चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय, ठीक है, IST देशांतर के निकटतम है? तो ये भारतीय मानक समय के मेरे भाई निकटतम कौन सा शहर है? ये है रीवा। कौन सा है? रीवा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रीवा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत में भारतीय मानक समय IST का निर्धारण इलाहाबाद के पास नैनी से होता है और नैनी से नज़दीक दिए गए विकल्प में से रीवा जनपद है। रीवा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है। अगला सवाल ये है कि अमरकंटक स्थित है। मेरे भाई अमरकंटक कहाँ स्थित है?
तो अमरकंटक मेरे भाई जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में मेरे भाई ये अमरकंटक स्थित है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा के पश्चिम भाग को, ठीक है, राजपीपला, मध्य प्रदेश को महादेव एवं पूर्वी छोर को अमरकंटक पहाड़ी कहते हैं। अमरकंटक के पूर्वी भाग को मैकल श्रेणी कहा जाते हैं, जिसके सहारे छत्तीसगढ़ का मैदान है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल ये है आपका, भोपाल कहाँ बसा है? भोपाल बसा है मेरे भाई 5 पहाड़ियों पर बसा है। भोपाल कितने पहाड़ियों पर बसा है मेरे भाई? 5 पहाड़ियों पर यह भोपाल बसा हुआ है। भोपाल को हम कहते हैं झीलों का शहर मेरे भाई। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा है, इसमें से 2 झीलें हैं। यहाँ की जलवायु नम है। 11वीं सदी के भोजपाल तत्पश्चात भोपाल नामक इस नगर को, ठीक है, परमार वंशी राजा भोज ने बसाया था। कौन बसाया था मेरे भाई? परवंशी, है ना, परमार वंशी राजा भोज ने बसाया था। ठीक, झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं भोपाल को। अगला सवाल ये रहा, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गुणमाना कहलाता है? चलिए, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मेरे भाई गुणमाना कहलाता है? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई दक्षिण पूर्व क्षेत्र। कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व क्षेत्र कौन सा होगा? मध्य प्रदेश का मेरे भाई क्षेत्र गुणमाना कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए मेरे भाई। 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? तो ये मिलाया गया था मेरे भाई विदर्भ क्षेत्र। कौन सा? विदर्भ, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश, है ना, भाग है। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है मेरे भाई, ये है विंध्याचल शैल का भाग। किसका? विंध्याचल का शैल का भाग है मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, बोला गया निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? उत्तर प्रदेश के मेरे भाई स्पर्श नहीं करती, तो सतना मेरे भाई करती है, भिंड भी करता है ना, शिवपुरी भी करता है, लेकिन श्योपुर ये दोस्त नहीं करता। ठीक है, उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। तो मध्य प्रदेश की सबसे चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? ये मेरे भाई स्थित है, कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ? महादेव पहाड़ियों पर स्थित है धूपगढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पचमढ़ी मेरे भाई हमने अभी बताया महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ियों पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग में स्थित है? चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग में स्थित है? तो ये स्थित है मेरे भाई मध्य भारत पठार पर। कहाँ? मध्य भारत पठार पर मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए मेरे भाई। आपको ये फ्री क्लास है, आपको पूरे यूट्यूब में दोस्त ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी दोस्त आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब में दोस्त आप छान लीजिए। आपके लिए फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए सवाल है और आपके एग्जाम के लिए दोस्त इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंबल घाटी है ना भाग बुंदेलखंड, आरावली पर्वत तथा मालवा के पठार से घिरा है। इसे मध्य भारत का पठार कहते हैं। जो विंध्याचल समूह का पठार है, इस पठार की ऊंचाई मेरे भाई आप जानेंगे तो 300 से 500 मीटर के लगभग है। चंबल घाटी इस पठार का हिस्सा है। ठीक है, चंबल घाटी जो है इसी पठार का हिस्सा है। यह घाटी जलोढ़ निक्षेप से बनी हुई है मेरे भाई। चंबल घाटी दोस्त ये घाटी जलोढ़ निक्षेप से बनी, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में 15 से 30 मीटर नहरें गड्ढे चंबल की निचली घाटी में पाए जाते हैं। इसका मेरा भाई दूसरा नाम है चंबल। ठीक है, चंबल उप आर्द्र प्रदेश। इसे हम चंबल घाटी को क्या नाम देते हैं? दूसरा नाम चंबल उप आर्द्र प्रदेश, यानी दूसरा नाम इसका है मेरा भाई चंबल उप आर्द्र प्रदेश भी इसको हम कहते हैं। अगला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर
या उसके निकटता में स्थित है? तो ये स्थित है मेरे भाई जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। MPPSC 2018 में पूछा गया सवाल है। MPPSC लेवल तक के दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्य की सीमा को छूता है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है? ठीक है, तो ये छुएगा मेरा भाई झाबुआ। कौन छुएगा? झाबुआ। ठीक है, झाबुआ मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है आपका, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? मेरे भाई सीमा को कौन स्पर्श नहीं करता? महाराष्ट्र करता है दक्षिण की ओर मेरे भाई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूर्व साइड। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर साइड स्पर्श करता है, लेकिन उत्तराखंड मेरे भाई नहीं करता। उत्तराखंड मेरे भाई ये स्पर्श नहीं करता, लेकिन ये दोस्त कौन साइड है? ये मेरे भाई पूर्व साइड है। कौन साइड है? पूरब साइड है मेरे भाई, और दक्षिण भी पूरब साइड है। यानी जो है ये भाई उत्तराखंड जो है वो सीमा को स्पर्श नहीं करता, लेकिन छत्तीसगढ़ करता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन दोस्त सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये है आपका, इसका आंसर बताइए। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। मालवा क्षेत्र में मेरे भाई जो महत्वपूर्ण शहर है वो है उज्जैन और इंदौर। कौन सा है? उज्जैन और इंदौर मेरे भाई ये मालवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, अगला सवाल ये है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता? मालवा क्षेत्र में मेरे भाई नहीं आता, ये हमें बताना है। तो मालवा क्षेत्र में मेरे भाई मंडला जिला नहीं आता। कौन नहीं आता? मंडला जिला। ठीक है, मंडला जिला मेरे भाई नहीं आता। भारत का मानक माध्यांश यहाँ से होकर गुजरता है। मेरे भाई भारत का जो मानक माध्यांश है वो कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है मेरे भाई सिंगरौली से। कहाँ से गुजरता है? सिंगरौली से। इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के मानक रेखा अथवा भारत की मध्यांश मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी सीमांत लगभग 34 मिनट का अंतर होने के कारण अलीराजपुर में सिंगरौली से लगभग आधा घंटा पहले दोस्तों ये सूर्योदय होता है। चलिए अगला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश खाली सर मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो मध्य प्रदेश के साथ दोस्त सीमा साझा कौन नहीं करता? मैंने आपको बताया गुजरात करता है, राजस्थान करता है, बिहार नहीं करता, महाराष्ट्र करता है। बिहार मेरे भाई ये साझा है ना, सीमा साझा नहीं करता। कौन नहीं करता? बिहार नहीं करता मेरे भाई। तो बिहार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिहार दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, दोनों राज्यों के साथ सीमा दोस्त साझा करता है। ये कौन करता है मेरे भाई? सीधी करता है। कौन सा जिला? सीधी जिला मेरे भाई उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन करता है? सीधी जिला। ठीक है, सीधी जिला मेरा भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका। अगला सवाल बोल रहा है रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाका के कौन से क्षेत्र में स्थित है? रीवा पन्ना का पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाका के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो ये मेरा भाई जो स्थित है कौन से क्षेत्र में है? ये है मेरा भाई उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मेरा भाई स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसके बारे में जानते हैं मेरे भाई। तो रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाका के पूर्वी है ना पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसे बिंद का पहाड़ी प्रदेश भी कहा जाता है। यह दोस्त पठार, दमोह है ना, सतना, रीवा, पन्ना आदि जिलों में विस्तृत है। यह मेरे भाई पठार जो है प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.37% है मेरे भाई। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला जौरा सैलाना है ना सैलाना पिपलौदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है? कौन करता है मेरे भाई? इसमें आप बताएंगे तो ये करेगा रतलाम। कौन करेगा? रतलाम। रतलाम जिला जौरा सैलाना और पिपलिया के पूर्व रियासत के क्षेत्र को दोस्त शामिल करता है। रतलाम जिला जून 1948 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1948 में मेरे भाई ये रतलाम जिला बनाया गया था। ठीक है, और 1949 में इसे पुनर्गठित किया गया था। पुनर्गठित कब किया गया? 1949 में। अगला सवाल दोस्त ये है कि समुद्र तल से ऊंचाई के उपरोक्त धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई क्या है? धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई की बात किया जाए तो मेरे भाई इसकी जो ऊंचाई है वो है 1350। कितना है?
1350 मेरे भाई मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1350 मीटर। अगला सवाल दोस्त ये है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार क्या है। मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार मेरे भाई ये है कि यहाँ आप देखेंगे तो इसका जो अक्षांश का विस्तार है वो है 26 डिग्री, ठीक है, 26 डिग्री दशमलव 87, ये हमारा उत्तर साइड है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 21 डिग्री टू उत्तर और 36 डिग्री 87 मेरे भाई ये हो जाएगा उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये है कि मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्र में विभाजित किया गया? 9। टोटल कितने? 9। ठीक है, चलिए जानते हैं मेरे भाई। विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश को 9 प्राकृतिक भागों क्षेत्रों में बांटा गया था। वर्तमान में केवल 7 प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो मेरे भाई निम्नलिखित है। कितने प्राकृतिक क्षेत्र बचे हुए हैं? 7 बचे हुए हैं। मध्य भारत का पठार पहला हो गया, बुंदेलखंड का पठार दूसरा, मालवा का पठार तीसरा, रीवा पन्ना का पठार चौथा, नर्मदा सोन का पठार पाँचवा, सतपुड़ा मैकल श्रेणी छठवां और बघेल खंड का पठार आठवां 7वां। ठीक है, हमारे पास टोटल 7 प्राकृतिक भाग हैं। कौन कौन से हैं प्राकृतिक भाग? पहला है मध्य भारत का पठार, ठीक है, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, ऐसे आप याद रखेंगे, बुंदेलखंड बघेलखंड, ठीक है, और रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, सतपुड़ा मैकल पहाड़ी, ये दोस्त आप याद रखना है, नर्मदा सोन नदी। ठीक है, ये चीज़ें दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर होती है? राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान दोस्त किस दिशा की ओर होती है? तो ये होती है उत्तर दिशा की ओर। कहाँ होती है? उत्तर दिशा की ओर मेरे भाई। इसके बारे में जानते हैं तो राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों का ढलान उत्तर दिशा की ओर होता है। मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा वन पहाड़ पर पाए जाते हैं तथा जमीन, ठीक है, ढलानदार है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी कंकड़ वाली पाई जाती है और पर्वत पठारों का ढलान उत्तर दिशा की तरफ मेरे भाई ये पाया जाता है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसके आंसर बताइए। बोला गया निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से अलीराजपुर बनाया गया था? चलिए दोस्त कमेंट कीजिए, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है मेरे भाई, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए सभी लोग। चलिए मेरे भाई कमेंट कीजिए। तो इसका मेरे भाई आंसर हो जाएगा झाबुआ। क्या होगा? झाबुआ मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं तो झाबुआ जिले से अलीराजपुर जिला बनाया गया था। अलीराजपुर झाबुआ जिले की तहसील थी, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। वर्ष 2008 में झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर को जिला बना दिया गया था। अलीराजपुर को मेरे भाई जिला बनाया गया था झाबुआ से अलग करके, ठीक है। झाबुआ आ, ये दोस्त पीछे आ लगा हुआ है और पीछे दोस्त ये अलग करके दोस्त आ यहाँ जुड़ गया है, मान लीजिए, ठीक है। तो अलीराजपुर दोस्त ये बनाया गया, यही ट्रिक है मेरे भाई याद करने का। यहाँ की अधिकांश आबादी आदिवासी लोगों की है। यहाँ दोस्त कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य, लक्ष्मी जैन तीर्थस्थल, चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली, ठीक है, सोतारणा महादेव मंदिर आदि स्थित है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसके आंसर कमेंट कीजिए। मध्य प्रदेश में सबसे उच्च शिखर कौन सा है? मेरे भाई मध्य प्रदेश में सबसे उच्च शिखर कौन सा है? चलिए कमेंट कीजिए, 10 सेकंड का दोस्त आपको टाइम दिया जा रहा है, फटाक से दोस्त इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए मध्य प्रदेश में सबसे उच्च शिखर कौन सा है मेरे भाई? कमेंट कीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? तो मेरे भाई इसका जो सबसे ऊपर शिखर मेरे भाई ये है, कौन सा है? ये मेरे भाई देख लीजिए आप, कितने एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, कितने एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप देख लीजिए पूरा। तो ये मेरा भाई है धूपगढ़ शिखर। कौन सा है? मध्य प्रदेश सबसे उच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ शिखर मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका। इसमें आप देखेंगे तो धूपगढ़ शिखर मध्य प्रदेश में सबसे उच्च शिखर है। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा श्रेणी है ना, पर्वत श्रेणी का सर्वोत्तम शिखर है। पचमढ़ी की पहाड़ियों में स्थित यह एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। धूपगढ़ श्रेणी में स्लेट, शिस्ट तथा ग्रेनाइट पाया जाता है। इसकी ऊंचाई मेरे भाई 1352। मेरे भाई कहीं कहीं दोस्त आपको 1352 दिख रहा होगा, कहीं कहीं 1350 मीटर दिख रहा होगा। तो आपको मान के चलिए मेरे भाई कि इसका जो ऊंचाई है वो कितना है, 1350 से 1352, यानी कन्फर्म मेरे भाई कितना हो जाएगा, इसकी ऊंचाई मेरे भाई मान के चलिए कि 1352 है ना। अगर 1350 दिया रहता ऑप्शन में तो आपको 1350 टिक लगा देना है। और ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, और इसके आंसर बताइए। किमौर पहाड़ और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले को कवर करते हैं। चलिए मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए। आप सभी लोग फिर कमेंट करते हैं, ठीक है, तो इसके आंसर कमेंट कीजिए मेरे भाई, सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। मैं अभी दोस्त आंसर नहीं दिखाऊंगा, आप फिर कमेंट करते हैं कि आप आंसर नहीं बताने देते हैं, इसलिए मैं दोस्त अभी आंसर नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। कैमूर पहाड़ और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले को कवर करती है। मैं इसलिए दोस्त आपको टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। मैं सोचता हूँ जितना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए दोस्त रिवीजन करवा सकूँ, इसलिए दोस्त सभी क्वेश्चन दोस्त फटाफट करने में दोस्त लगा रहता हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका दोस्त टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, ऐसा करने से, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी दोस्त आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो रिवीजन करवा सकूँ। तो इसका सही जवाब मेरा भाई हो जाएगा कटनी हो जाएगा। क्या होगा, कटनी हो जाएगा मेरा भाई। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, तो इसके बारे में जानिए। आइए, कैमूर पहाड़ और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र कटनी जिले को कवर करते हैं। कटनी जिले को पूर्व में, ठीक है, मुड़वारा नाम से जाना जाता था। मुड़वारा आप देखे होंगे, रेलवे स्टेशन भी है अभी कटनी मुड़वारा, है ना। तो इससे पहले मुड़वारा के नाम से जाना जाता था। इस जिले को मध्य प्रदेश का, ठीक है, बारदोजली कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मध्य पूर्व भाग में स्थित एक भू अवेष्टित जिला है, ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, और बोला गया है रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ दोस्त किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, हम बात करें रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी जिले में दोस्त किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पाई जाती है मिश्रित, ठीक है, मिश्रित काली और लाल, ठीक है, मध्यम। मेरे भाई मिश्रित पाई जाती है, काला और लाल मध्यम, यानी मिक्स ब्लैक एंड रेड मीडियम दोस्त यहाँ की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग है। तो यहाँ दोस्त औसत वार्षिक लगभग दोस्त है 44 इंच। कितना, 44 इंच, ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। चलिए, बालाघाट जिले का छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र को कवर करता है। मेरे भाई देख लीजिए, आप कितने एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसमें बोला गया बालाघाट जिले का छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र को कवर करता है। ये करता है मेरे भाई चावल, ठीक है, किसको, चावल को। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, तो इसके बारे में जानिए। तो बालाघाट क्षेत्र, है ना, बालाघाट जिले का छत्तीसगढ़ का मैदान चावल की जलवायु क्षेत्र को कवर करता है। छत्तीसगढ़ में धान के अतिरिक्त मोटे अनाज जैसे मक्का, है ना, कोदो और बाजरा, दलिया जैसे तुअर, तुल्ली एवं तिलहन जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी भी उगाए जाते हैं। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। हरदा जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हरदा जिले में मेरे भाई मिट्टी पाई जाती है काला, ठीक है, यानी काली मिट्टी पाई जाती है। हरदा जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी मेरे भाई पाई जाती है यहाँ। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हरदा जिले के बारे में। तो हरदा जिले में मुख्यतः काले प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन प्राय इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। काली मिट्टी में दोस्त किसकी खेती ज़्यादा होती है, कपास की होती है। ये दोस्त आपको याद रखना है। काली मिट्टी में उगता है
मध्य प्रदेश में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात राज्यों में दोस्त ये पाई जाती है। ठीक है। दक्कन का पठार और मालवा का पठार भी काली मिट्टी से है ना विस्तार में स्थित है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। दक्कन का पठार और मालवा का पठार में दोस्त भी काली मिट्टी पाई जाती है। ये दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका। बोला जा रहा है किस क्षेत्र में उथली काली मध्य मिट्टी पाई जाती है। किस क्षेत्र में उथली काली मध्य मिट्टी पाई जाती है? तो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है मेरे भाई सतपुड़ा का पठार में। कहाँ? सतपुड़ा के पठार में ये चीज़ें पाई जाती हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि जबलपुर की लोकप्रिय और प्रमुख रबी फसल है। जबलपुर की लोकप्रिय और प्रमुख रबी फसल कौन सी है? तो जबलपुर की लोकप्रिय और प्रमुख रबी फसल है मेरे भाई कौन सी है? हरी मटर, ग्रीन है ना, प्री हरी मटर मेरे भाई ये प्रमुख फसल है। ठीक है, जबलपुर की। अगला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। मेरे भाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? मालवा का पठार हो गया, नर्मदा घाटी हो गया, सतपुड़ा श्रेणी हो गया, बघेलखंड हो गया। तो कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती? ये नहीं पाई जाती मेरे भाई बघेलखंड में। ठीक है, बघेलखंड में मेरे भाई काली मिट्टी नहीं पाई जाती। ठीक है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, बघेलखंड में मेरे भाई नहीं पाई जाती काली मिट्टी। कहीं कहीं दोस्त थोड़ा बहुत पाई जाती है। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लाल और पीली मिट्टी। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र मालवा का पठार हो गया, नर्मदा घाटी का क्षेत्र हो गया, सतपुड़ा का क्षेत्र हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, निमाड़ हो गया, सिवनी हो गया, सीधी आदि हैं। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए दोस्त सर्वोत्तम मानी जाती है। जो सीधी दिया गया है मेरे भाई, ठीक है, ये दोस्त बघेलखंड के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं दोस्त पाई जाती है नॉर्मल। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो मध्य प्रदेश किस भाग में वार्षिक जो तापांतर है वो ज़्यादा रहता है? ये देखिए एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो इसमें रहेगा मेरे भाई सर्वाधिक तापांतर मेरे भाई किस में रहेगा? ये रहेगा उत्तरी क्षेत्र में। कहाँ? उत्तरी क्षेत्र में, है ना। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर उत्तर भाग में रहता है। यहाँ दिन में अधिक तापमान एवं रात में तापमान कम हो जाता है, जिससे दिन एवं रात के तापमान में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। ठीक है, दिन और रात के तापमान में दोस्त काफ़ी अंतर होता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर मार्च माह में होता है, जबकि न्यूनतम तापांतर दिसंबर माह में होता है। सबसे ज़्यादा मार्च में और सबसे कम मेरे भाई दिसंबर में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। मध्य प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु में दोस्त औसत तापमान कहाँ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है दक्षिण से पूर्व की ओर। कहाँ? दक्षिण की पूर्व की ओर मेरे भाई ये बढ़ता है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है, राज्य में मई माह में सर्वाधिक तापमान खजुराहो में और न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में अंकित किया गया। सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ है? खजुराहो में। ठीक है, और सबसे न्यूनतम मेरे भाई पचमढ़ी में। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित महीने मध्य प्रदेश की दूसरी गर्मी के रूप में जाने जाते हैं। मेरे भाई दूसरी गर्मी के रूप में कौन से महीने हैं? ये है सितंबर और अक्टूबर। कौन सा है? सितंबर और अक्टूबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये है, कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो ये हैं टोटल 11। कितने हैं? टोटल 11 हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कुल 11 जलवायु क्षेत्र हैं। इनका विभाजन मालवा पठार, विंध्य पठार, केंद्रीय नर्मदा घाटी, सतपुड़ा पठार। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो झाबुआ पहाड़ी, गिद्ध क्षेत्र, कैमूर पठार, है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र, निमार घाटी, उत्तरी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ और छत्तीसगढ़ पठार के रूप में दोस्त ये किया गया। अगला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में अधिकतम बारिश पर होती है। मध्य प्रदेश में दोस्त अधिकतम बारिश कहाँ होती है? तो ये होती है मेरे भाई पचमढ़ी में। कहाँ होती है?
पचमढ़ी में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में दोस्त अधिकतम वर्षा जो है पचमढ़ी में है तथा कम वर्षा मेरे भाई भिंड में होती है। कहाँ होती है कम वर्षा? भिंड में। राज्य में वार्षिक है ना औसत वर्षा जो है 1166 है, ठीक है, mm है। धातव्य की मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर के मध्य एशियाई मानसून से प्राप्त होता है। कब? जून से सितंबर तक। अगला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियाँ खाली स्थान कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियाँ दोस्त कहा जाता है खाली स्थान, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बुंदेलखंड को। किसे? बुंदेलखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बुंदेलखंड को कहा जाएगा। अगला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बहुल्य कहाँ है, यानी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो हमने बताया दोस्त आपको मालवा के पठार में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी कटाव की समस्या है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव की समस्या ज़्यादा है? तो ये है मेरे भाई मुरैना में। कहाँ? मुरैना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहे कि मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि बैंडलैंड परिणाम है। तो बैंडलैंड परिणाम है मेरे भाई, ये है अवनालिका अपरदन का। किसका है? अवनालिका अपरदन का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की जलवायु है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है मेरे भाई? ये है मानसूनी जलवायु। कैसी है? मानसूनी जलवायु है, यानी मध्य प्रदेश में दोस्त जलवायु मानसूनी है। यहाँ भी अधिकांश उत्तर भारत की तरह ग्रीष्म ऋतु के बाद मानसूनी वर्षा और फिर अपेक्षाकृत शुष्क शरद ऋतु आती है, यानी इसमें कौन सा है? मानसूनी जलवायु है, ठीक है, कौन सा है? मानसूनी जलवायु। अगला सवाल दोस्त ये है आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्त इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? मध्य प्रदेश में कौन सी इसमें से मृदा नहीं मिलती? शुष्क मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा। तो काली मृदा मिलती है, ठीक है, लाल मृदा भी मिलती है। कौन नहीं मिलती मेरे भाई? ये नहीं मिलती शुष्क मृदा। कौन सी नहीं मिलती? शुष्क मृदा। शुष्क मृदा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश में मृदा 5 प्रकार की पाई जाती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली मृदा है काली मृदा, दूसरी है जलोढ़ मृदा, ये हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तीसरी है लाल पीली मृदा, ठीक है, और चौथी है मेरे भाई, ठीक है, ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क मेरे भाई कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है मेरे भाई ओंकेश्वर बांध में। कहाँ? ओंकेश्वर बांध में मेरे भाई ये बनाया जा रहा है सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क। कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है ओंकेश्वर बांध में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाएगी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ठीक है। चलिए नर्मदा नदी के बारे में जान लीजिए। तो धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। भेड़ाघाट कहाँ मेरे भाई? जबलपुर में है, ठीक है। भेड़ाघाट कहाँ स्थित है मेरे भाई? जबलपुर में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। एक झरना है जो कि जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट में स्थित है। जबलपुर से दूर मेरे भाई कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर भेड़ाघाट में स्थित है, यानी जो भेड़ाघाट है मेरे भाई वो जबलपुर में ही है। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि बोला गया है राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा
तवा बांध और जलाशय द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है मेरे भाई सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश में निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? तो ये मेरे भाई बहती है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि चंबल नदी में गिरती है। चंबल नदी में कौन सी नदी गिरती है मेरे भाई? ये गिरती है यमुना नदी। कौन नदी गिरती है? यमुना नदी जो है वो चंबल नदी में गिरती है। इसके बारे में जानते हैं। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के दक्षिण में है ना, मानकपुर के समीप जानापा पहाड़ी के उत्तर पार्श्व से निकलती है। यह नदी राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर जिलों से बहती हुई मध्य उत्तर प्रदेश के इटवा जिले के मुरादगंज स्थान पर यमुना नदी से मिलती है। यह भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है, इनमें से बताना है। चलिए, तो बरही परियोजना मेरे भाई जबलपुर, ये सही है। तवा परियोजना मेरे भाई होशंगाबाद, ये भी सही है। मटियारी बांध परियोजना मंडला, ये भी सही है। वारणा घाटी परियोजना उज्जैन। दोस्त यही हमारा गलत हो जाएगा। और जो वारणा घाटी परियोजना मेरे भाई, इसको हम देखेंगे, सही सुमेलित हम करेंगे तो ये मेरे भाई है मंडला में। ठीक है, वारणा घाटी परियोजना, ठीक है, जो है इसमें आप देखेंगे मेरे भाई, तो सही सुमेलित अगर हम करें इसमें, तो वारणा घाटी परियोजना जो है रायसेन, बरगी परियोजना जबलपुर, तवा परियोजना होशंगाबाद, मटियारी बांध परियोजना मंडला। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि मध्य प्रदेश में है ना, पाताल पानी खालिस्तान जिले में है। पाताल पानी मेरे भाई कौन से ज़िले में है? ये है इंदौर ज़िले में। कौन से ज़िले में? इंदौर ज़िले में मेरे भाई है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में पाताल पानी इंदौर ज़िले के माहू तहसील में स्थित है। इस झरने में पानी लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है मेरे भाई, 300 फीट ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, लोगों के अनुसार जिस कुंड में झरने का पानी गिरता है, ठीक है, लोगों के अनुसार जिस कुंड में झरने का पानी गिरता है, इस कुंड की गहराई का पता अभी तक नहीं चल पाया है। माना जाता है कि इसकी पानी जो है पाताल तक जाता है मेरे भाई। इसका जो गहराई है, इसका अभी कोई पता रहता नहीं है, यानी इसका जो पानी का जो गहराई है मेरे भाई पाताल तक जाता है, इसलिए इसे हम पाताल पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये स्थित है मेरे भाई इंदौर जिले के महू तहसील में स्थित है। कहाँ जिला स्थित है? इंदौर जिले के महू तहसील में ये स्थित है, आपको याद रखना है। और ये रहा आपका अगला सवाल, मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई फॉल्स स्थित है? चचाई फॉल्स मेरे भाई कौन से ज़िले में स्थित है? चलिए बताइए, चचाई फॉल्स मेरे भाई कौन से ज़िले में स्थित है? तो चचाई फॉल्स मेरे भाई जो स्थित है, इसमें आप देखेंगे तो कई एग्जाम में पूछा गया सवाल मेरे भाई। तो ये कौन से ज़िले में स्थित है? रीवा जिले में स्थित है मेरे भाई। चचाई फॉल्स कौन से ज़िले में स्थित है? रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, चचाई फॉल्स मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। यह भारत का 23वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह तामसा नदी के उप नदी बीहड़ नदी पर स्थित है। यह झरना मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे ऊंचे झरने में से एक है। इस फॉल्स को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, है ना। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। चचाई जलप्रपात खालिस्तान नदी पर है। तो मैंने अभी आपको बताया कौन सी नदी पर है, ये मेरे भाई है बीहड़ नदी पर। कौन सी नदी पर? बीहड़, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि कौन सा बांध पश्चिम मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव के लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है? चलिए बताइए। तो ये बनाया गया है मेरे भाई
इंदिरा सागर बांध, कौन सा? इंदिरा सागर बांध ये बनाया गया है। आप देखेंगे तो कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पूंसा गांव में लगभग 10 किलोमीटर दूरी नर्मदा नदी पर बनाया गया है। परियोजना ये है 1000 मेगावाट की क्षमता के साथ, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना है ये। दोस्त आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी है। गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? ये नदी है मेरे भाई चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी का नाम है चंबल। चंबल के किनारे लगभग 5,000 हेक्टेयर भूमि बिहार में परिवर्तित हो गई है। इस अभ्यारण्य का कुल क्षेत्र दोस्त 368, कितना? 368.62 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका। बोला गया है खालिस्तान पठार गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच पानी के विभाजन का निर्माण करता है। कौन करता है? ये करता है मेरे भाई मालवा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। तो दोस्त इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, और सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपकी एग्जाम के लिए दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो दोस्त कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है मेरे भाई। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए इस चैनल में सब्सक्राइब करके। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।